Hello students, I welcome you to my channel, this Stimulant. My name is Said Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो चैप्टर जो चल रहा है वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में हमने कल तो एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने जो है उसकी इक्वेशन जो थी न्यूटन ने दी थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की इक्वेशन F इज इक्वल टू G m/r² और d²। यहाँ पे लिख के रखते हैं, वो हमारे लिए आगे जाके यूज होगी। F इज इक्वल टू G m/d²। ठीक है, तो ये है इक्वेशन हमारी जो हमें यूज होती है जब हम दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए इसको यूज करते हैं, या हमें ये देखना होता है कि कितना फोर्स अप्लाई होता है दो बॉडीज के बीच में। तो मैंने आपको बोला था कि आपको थोड़ा बहुत यह है कैप्लर्स के लॉ के बीच में, तो वो आपको खुद पढ़ना था। होप करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं भी थोड़ा सा उसको डिस्कस करने वाला हूं आज। केपलर जो आए थे वो आए थे न्यूटन से पहले आए थे। ठीक है, उन्होंने कुछ क्या किया था, उन्होंने कुछ लिखा था, कुछ चीजें उन्होंने ट्रांसलेट की थी, किसी अपनी उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने ट्रांसलेट किए थे उनके टीचर के जो व्यूज थे। ठीक है, जो टीचर ने लिखा था डिफरेंट लैंग्वेज में, उसको फिर उन्होंने शेप दी थी और उनको केपलर लॉ के नाम से जाना जाता है। उनका पहला लॉ जो है ना वो बोल रहा है कि ये जो शेप है और जिसमें प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला जो प्लैनेट के ऑर्बिट है, प्लैनेट की वो पाथ है जिन पे वो मूव करते हैं, वो सर्कुलर नहीं होती बल्कि वो इलिप्टिकल होती है। ठीक है, इलिप्टिकल की शेप ऐसी होती है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये नीचे से थोड़ा गलत हो गया। ये होती है इलिप्टिकल की शेप, इसका मतलब होता है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल में पता है क्या होता है, इलिप्टिकल भी ऐसी होती है, दो होती है एक्सिस, एक मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस। ये होती है मेजर एक्सिस ये वाली, ये होती है माइनर एक्सिस। ठीक है, जो स्मॉल होती है ये बड़ी होती है। यहाँ पे होता है एक फोकस, यहाँ पे होता है एक फोकस, उनको बोलते हैं फोकस 1 फोकस 2। ठीक है, उन्होंने बोला ये जो प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, जो ये इस तरीके की ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, इस तरीके के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। लेकिन सन जो है वो यहाँ पे नहीं होता, वो या तो यहाँ पे होता है या तो यहाँ पे होता है। ठीक है, दो फोकस में एक जगह पे सन होता है और प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये बोला था केपलर के फर्स्ट लॉ में। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया क्या बोला केपलर के लॉ ने। केपलर ने अपने पहले लॉ में ये बोला था कि ये जो प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ऑर्बिट की शेप क्या होती है, इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल शेप होती है। इलिप्टिकल शेप की क्या प्रॉपर्टी है, उसमें दो फोके होते हैं। ठीक है, एक फोकस सेकंड फोकस। ठीक है, और इन्हीं दो में एक जगह सन होता है, सन सेंटर में नहीं होता। ये था पहला लॉ। सेकेंड लॉ था केपलर का, उन्होंने बोला अगर हम यहां पे ऐसे निकालेंगे, ठीक है, मानते हैं ऐसे, ठीक, और ऐसे, सिंपल वे में समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, उन्होंने बोला था द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने इक्वल इंटरवल लिया टाइम का, आपने देखा मैं 10 डेज में देखूंगा, 10 डेज में क्या होगा, यहाँ पे सपोज हम मानते हैं सन यहाँ पे है, ठीक है, और प्लैनेट अर्थ अभी यहाँ पे है, और दूसरे टाइम पे मानते हैं सन यहीं पे है और अर्थ यहाँ पे है। इसने बोला कि अगर आप पर्टिकुलर टाइम लोगे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लोगे, तो आपको ये आएगा कि ये जो एरिया है, ठीक है, एरिया है ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, और यहाँ पे भी 10 डेज लोगे जब अर्थ यहाँ पे होगी, तो ये वाला एरिया जो है ये इक्वल होगा। ठीक है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब उन्होंने बोला एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मतलब आप पर्टिकुलर टाइम में ये जो सन है ये ज्यादा क्या कम एरिया नहीं करेगा कवर। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में ये एरिया ये जो एरिया कवर करेगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे सन के नजदीक जब आपको यहाँ पे लग रहा है ना यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, यहाँ पे कम ट्रैवल करनी है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ना अर्थ फास्ट जा रही है। जैसे वो सन के नजदीक आती है तो अर्थ फास्ट चल रही है, यहाँ पे फास्ट रिवॉल्व करती है, और जब यहाँ पे अर्थ आती है तो यहाँ पे स्लोली रिवॉल्व करती है, क्योंकि एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है। ये था केपलर का सेकंड लॉ, क्या कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरिया स्वाइप्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। ठीक, ये था सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। थर्ड लॉ जो केपलर ने दिया था, उन्होंने बोला अगर आपको देखना है ये जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है इसका टाइम पीरियड और इसके रेडियस में क्या रिलेशन है, इसको कितना टाइम लगता है, अर्थ को नहीं, आप छोड़ो कोई भी प्लैनेट है, इसको कितना टाइम लगता है इस सन के अराउंड 8 चक्कर लगाने में, और इसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है,
ठीक है, उसमें क्या रिलेशन, मैंने बोला था टी स्क्वायर जो है ये प्रोपोर्शनल है आर क्यूब की। क्या बोला था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कॉन्स्टेंट। सिंपल है। थर्ड ला था क्या, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये सिंपल 3 ला थे केपलर के। ठीक है, केपलर ने क्या बोला था, पहले में उन्होंने बोला था कि इलिप्टिकल पाथ होती है, सेकंड में बोला एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, थर्ड में बोला टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड टी स्क्वायर है टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन, एक चक्कर लगाने में। तो ये जो है ना, ये सिंपल आपकी टेक्स्ट ने डिब्बे में दिया है। तो होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा कुछ रह गया है तो आप एक बार खुद पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका फ्री फॉल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें भी। फ्री फॉल, फ्री फॉल एक एक्सरसाइज आपको करनी है। आपको क्या करना है, जैसे आप बाहर जाओगे तो घर के बाहर जाओगे, आपको क्या करना है, आपको एक पत्थर को ऐसे ऊपर, स्टूल को ऊपर फेंकना है। ठीक है, स्टूल को ऊपर फेंक दिया तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि स्टून जो है एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है, ठीक, उसके बाद नीचे गिर गया। ठीक है, सिंपल है। तो क्या होता है कि जैसे ही स्टून को, जैसे ही कोई चीज जो है ना, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, के बगैर उस पर कोई और फोर्स अप्लाई ना हो और वो मूव करे टुवर्ड्स अर्थ, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कोई भी चीज आपने छोड़ दी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बिलीव पे। ठीक है, आपने छोड़ दिया, अर्थ को अट्रैक्ट करके नीचे ले आएगा। ठीक, लेकिन और उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो तब उसको हम बोल रहे हैं कि ये फ्री फॉल में जा रही है। फ्री फॉल मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है उसको नीचे लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है उस बॉडी पे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अर्थ का फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो उसको एक्सेलरेट करेगा। जैसे ही अर्थ उसको एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो फोर्स जो है वो फोर्स जो है वो ही किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन देता है। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट आपने किसी जगह पर फेंका, ऊपर से छोड़ दिया, किसी बिल्डिंग से छोड़ दिया, ठीक है, बिल्डिंग से जैसे ही छोड़ दिया तो वो नीचे गिरने लगता है और उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जाती है, और लास्ट पे वो पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ थ्रो करता है अर्थ को। तो वो जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमने। अब मैं आपसे पूछूंगा कि किसके बराबर आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो उसको भी सिंपल वे में कहेंगे, किसके बराबर होती है एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल एफ इज इक्वल एम ए इज इक्वल एफ बाई एम। ठीक है ना, या सिंपल वे में करेंगे एफ इज इक्वल एम ए सी जाएंगे। एफ किसके बराबर है, ऊपर वाली इक्वेशन जी एम बाय डी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जाएंगे तो एफ के बदले एम ए लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वायर। ठीक है, एम कैंसल, तो क्या है, ए इज इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वायर। इस ए को हम लिखते हैं जी से, स्मॉल जी से, और इसकी यूनिट वही है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पे इसकी फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये है जनरल इक्वेशन। लेकिन अगर आप अर्थ के क्लोज हो, ठीक है, अर्थ ये है, अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे आप क्लोज हो, कहीं भी पास में हो, तो ये जो डी है ना, इसके बदले हम जी लिख सकते हैं अर्थ की रेडियस, क्योंकि अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा, तो ये डिस्टेंस हम नेग्लिजिबली मान सकते हैं। तो यहाँ पे जी आता है फिर हमारा इक्वल किसके बराबर, जी एम बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर आपने वैल्यूज डाले, यहाँ पे जी की वैल्यू डाल 6.67 10 पर 11, ठीक है, एम की वैल्यू डालोगे आप सपोज 6 10 पर 24, और आर की वैल्यू डालोगे आप 6.4 10 पर 6 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे आपको जी की वैल्यू कितनी आएगी, 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। अगर आपने ये वैल्यूज डाली तो आपकी यहाँ पे जो ये जी है एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में, वो आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, पहली बात ये। और किसके बराबर आएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर से बढ़ती जाएगी। ठीक है, एवरी सेकंड में इतना इतना इजाफा होगा वेलोसिटी में, इतना इंक्रीज होगा वेलोसिटी में। तो ये रही आपकी वैल्यू जी की। ठीक है, सिंपल है। अब जो ये मोशन है किस फोर्स के अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो ये मोशन होती है, ये अब एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सी वाली एक्सेलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ये जो जी है ये कांस्टेंट है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है, मतलब कंटिन्यूअसली वेलोसिटी में पर्टिकुलर अमाउंट से इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होता है। तो ये वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इंक्रीज होती जाती है। किससे? इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। कौन सी वाली एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाती है। जैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जिक्र होता है तो हमें वो इक्वेशन याद आनी चाहिए, v इक्वल यू प्लस 80, s इक्वल यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वो सारी इक्वेशंस हम फ्री फॉर्म में यूज करके अपनी इक्वेशंस के आंसर, अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे वो सारी इक्वेशंस यूज होंगी। ठीक, सिंपल है। अगर आपको ये नोट करना है तो जल्दी से नोट करें इसको। ठीक है, तो हो गया फ्री फॉल का मसला हमें। तो हमें एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे आ गई। तो जैसे अगर ऊपर ज्यादा गए हम तो यहाँ पे आर फिर से डी में कन्वर्ट होगा, या यहां से अगर एच मानते हैं डिस्टेंस तो आर प्लस एच में कन्वर्ट होगा, नीचे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बात, ये जो जी है ये जो जी है ये किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी जी कम होगा। तो क्या होता है कि ये वैरी होता है। आपको ये बात भी पता होगी कि पोल्स पे रेडियस कम होती है, क्योंकि पोल्स पे अर्थ फ्लैट होती है। ठीक है, थोड़ा कंप्रेस्ड वे में अर्थ होती है। और इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज्यादा होती है, तो इक्वेटर पे जी कम होता है एज कम्पेयर टू पोल्स। पोल्स पे जी ज्यादा होता है। अब चूंकि कैलकुलेशन में यूजुअली इसको एक जैसा मान के लेते हैं, आपकी यहाँ पे इक्वेशन में आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस है, और वहां पे हम वैल्यू जो है यूज करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू क्या निकलेगा? 0.03 का डिफरेंस आ जाता है इक्वेटर और पोल्स के बीच में जी का। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ दिए हैं, चलो सॉल्व करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 10.2 क्या बोला है? बोला है कि कार falls off a ledge and drops to the ground and 0.5 seconds. Let g is equal 10 meter per second for some calculation. What is the speed of striking the ground? आपको एक कार जो है वो यहां से आके नीचे गिर गई। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको? 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, एंड जी जो है वो 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोला गया है, मुझे बोलो v किसके बराबर होगा? u क्या है? 0 है ना। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो 0 है और ए और टी, ए दिया है टी भी दिया है, तो आपका 5 आ गया। सेकंड पार्ट ये पूछे, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड? आपको हाइट निकालनी है। एस इज इक्वल टू यूटी से जाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको हाइट निकाल लेना। एस इज इक्वल टू यूटी, यू 0 है, यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, इसको 0 कर दो, 1/2। ए कितना है? 10, टी स्क्वायर कितना है? 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, 2 1 सा 2 5 सा, तो कितना हो गया? 125 पॉइंट। सॉरी स्क्वायर है, ए के बाद 2 के बाद, सॉरी 2 के बाद पॉइंट आएगा। 1.25 मीटर। ठीक है, 1.25 मीटर हाइट है उस लेज की। सिंपल है, एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं थी। स्टिल मैं आपको हिंट देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से उसको नोट करो, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो रब करते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है।
10.3 पे आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस अ हाइट ऑफ 10 मीटर, rises to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upwards and the time taken for the object to reach the highest point. ठीक, हमें कहते हैं एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, थ्रो तो किया, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट को 10 पॉइंट, क्या है ये 10.3, ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया ऐसे, ठीक है, ऊपर फेंका, यहाँ पे पहुंच के वापस गिर गया, ठीक। यहाँ पे जो हाइट हमें दी गई है ये 10 मीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको बोला गया है मुझे बोलो कितना टाइम लगा एंड हाइट कितनी है 10 की, ठीक है। सॉरी, द वेलोसिटी किस वेलोसिटी में, यू हमें निकालना है, सॉरी यू नहीं पता, यू निकालना है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, टाइम टी, टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, बस इसके लिए टी चाहिए, सारा टी नहीं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो पहले जाएंगे, यू कितना है हमें नहीं पता, वी कितना है, वी 0 है, एच कितना है, एच हमें 10 मीटर दिया गया है। सिंपल है, क्या करना है, जाओ यार, सिंपल है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, जी तो पता है, जी कितना है -10 लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम अपनी कैलकुलेशन के लिए -10 ही लेते हैं, ठीक है। -9.8 ले सकते हैं, लेकिन अगर -10 लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा यार, 9.8 ही लेते हैं, छोड़ो। चलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है, जी नीचे, इसलिए नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है। सिंपल समझना, वी स्क्वायर 0 है, यू किसके बराबर है, माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू -9.8 इंटू 10, ठीक है। माइनस माइनस काट लो, यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 98 इंटू 2 किसके बराबर आएगा, 16, 9 से 18 19 196, यू किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 196, तो वो होता है 14, ठीक है, 14 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। सिंपल है, आपका आएगा 14 मीटर पर सेकंड, यू आपका आएगा 14 मीटर पर सेकंड। सेकंड पॉइंट के टाइम देखना है हमें, तो क्या करोगे, v इक्वल यू प्लस 80 से जाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80, v 0 है, u कितना है, उसको यहां पे लगाओगे -14 इक्वल टू -9.8 इंटू टी, टी किसके बराबर आएगा, 14 बाई 9.8, इसको 1.43 सेकेंड्स, ठीक है जी। पहला पार्ट ये रहा आपको, ये रहा आपका पहला पार्ट, जिसमें आपकी वेलोसिटी जो है वो आ गई है, पहला पार्ट आपका ये रहा है जिसमें आपकी वेलोसिटी आ गई है 14 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट आपका ये रहा जिसमें आपका सेकेंड पार्ट जो है उसमें आपको क्या है, सेकेंड पार्ट में आपको v इक्वल यू प्लस 80 यूज करके आपको टाइम कितना आएगा, 1.43, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10.3, ठीक। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्वेश्चन 2 ही दिए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, आपसे पूछा है फ्री फॉल का क्या मतलब है, पता है आपको, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या मतलब है आपको पता है। नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट, मास एंड वेट का नेक्स्ट टॉपिक है, जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो जल्दी से, ठीक है। रब करते हैं, ठीक है ना, हाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मास। मास क्या होता है, अब आपसे कोई पूछेगा मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो देखो यार मैं आपको समझाता हूं। मास जो है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन योर बॉडी। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कितनी क्वांटिटी में मास प्रेजेंट, उसमें कितनी क्वांटिटी में सबस्टेंस प्रेजेंट, उसको मास बोलते हैं, ठीक है। मास जो है ना, ये आपने इनर्शिया के फॉर्म में हमने देखा था कि इनर्शिया जो है प्रोपोर्शनल जो है मास की, वहां पे हमने मास का जिक्र किया था। मास मतलब कि कितनी क्वांटिटी में आप में मैटर है, वो मास होता है आपका। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, कुछ भी हो, कहां पे भी चले जाओ आप, फ्री फॉल में चले जाओ, दूसरे प्लेन पे चले जाओ, ग्रेविटी में चले जाओ, जहां पे जाओगे मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि मास आप में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसको क्या होगा। अब यहाँ पे हो आप, मून पे चले जाओ, क्वांटिटी ऑफ मैटर फिर भी उतना है, लेकिन डिफरेंस जो आता है, कौन सी चीज चेंज होती है, वो होता है वेट, ठीक है। मास कांस्टेंट रहता है, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन चेंज जो होता है वो कौन होता है, वेट। वेट क्या होता है, वेट जो है ना वो चेंज होता है, चेंज होता रहता है। देखो
वेट में क्या है, वेट होता है कि किस फोर्स से, ठीक है, किस फोर्स से आपको अर्थ या वो प्लेनेट जिस पे आप हो, वो चीज जहां पे आप हो, आपको किस फोर्स से अट्रैक्ट किया जा रहा है। सपोज मैं आपको पूछूंगा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे आपका जी कितना है, आप बोलोगे 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मुझे बोलो आपका मास कितना है, बोलोगे मास मेरा m है, सपोज पता नहीं 72 kg, 63 kg, 50 kg, 55 जो भी है, तो आपके कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे मास इंटू आपके एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, ठीक है, कितना हो गया वो, आप बोलोगे m इंटू जी। तो आप पे जो ये फोर्स अप्लाई होता है, ये जो फोर्स आप पे अप्लाई होता है, इसको हम बोलते हैं वेट, W से डिनोट करते हैं। समझ रहे हो ना क्या है वेट और मास में क्या डिफरेंस है। ये जो वेट है ना, ये फोर्स है, वेट फोर्स है, मास क्वांटिटी है, समझना। मास कांस्टेंट है, वेट वेरी हो सकता है। क्यों, मैंने आपको अभी बोला इक्वेटर से पोल्स पे जाने से जी चेंज होता है, मतलब अगर जी चेंज होता है तो ये वेट भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे ही जी चेंज हो जाएगा वेट भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी के है। अगर आपने अपनी बॉडी का मास कांस्टेंट रहा और डिफरेंट जगह पे गए, पोल पे गए, इक्वेटर पे गए, मून पे गए, तो आपका वेट चेंज होगा, लेकिन आपका मास कांस्टेंट ही रहेगा। अब बात यह है कि अगर मेरा वेट अर्थ पे mg है, तो मुझे मेरा वेट मून पे कितना होगा, ठीक है, मून पे इससे कम होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो g है, g ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ g ऑन अर्थ। ये आपको याद रखना है, मैं आपको ये निकाल के भी दूंगा, लेकिन ये आपको याद रखना है हमेशा। 1/6 ऑफ g अर्थ पे जितना है उसका 1/6 कहां पे, मून पे। तो अगर अर्थ पे आपका वेट mg है, तो मून पे कितना होगा, mg/6, ठीक है। तो देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज पता है मून के अर्थ के, आपके टेक्स्ट ने दिया है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे मून के लिए भी अर्थ के लिए भी। तो जब आप मून के लिए यूज करोगे, ठीक है, जब आप मून के लिए यूज करोगे तो आपको आएगा एफ मून इसके बराबर आएगा, एफ मून आपको आएगा, सपोज देखो वहां पे जी ऐसे रखते हैं, जी तो पता ही है हमें, जी इंटू मास ऑफ मून कितना होता है, आपकी टेक्स्ट में टेबल दिया है 7.36, उसमें लिखा है 7.36 इंटू 10 मास ऑफ मून, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर 1.74 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ये आपका रहा फोर्स ऑन मून। इस तरह फोर्स ऑन अर्थ जी इंटू, इसका तो पता ही होगा अर्थ का कितना है, कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो वो है हमारा 5.98 इंटू 10⁻24 एंड डिवाइड बाय 6.3 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये आप दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड अगर आप करोगे, आपको क्या आएगा, आपको आएगा एफ एम, ठीक है, एफ एम डिवाइडेड बाय एफ अर्थ, इसके बराबर आएगा। ये जो है ये कट जाएगा, और यहां पे इसको हम कैलकुलेट करके आपको आएगा ये 1/6, क्या आएगा 1/6। अब ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है, सॉरी एफ यहां पे हम नहीं निकाल रहे, सॉरी यहां पे एफ नहीं निकाल रहे, हम क्या यहां पे निकाल रहे, जीएम, ये क्या है, जी अर्थ, जी ऑन अर्थ, आपको आएगा जी ऑन एम डिवाइड बाई जी ऑन अर्थ। तो आप उसको इक्वल मास से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से तो कट जाएगा, तो आपको वेट का जो है, वेट का फैक्टर, वेट किस फैक्टर से आपको आ जाएगा, आपको वही आ जाएगा WM वेट ऑन मून डिवाइड बाई WE वेट ऑन अर्थ, किसके बराबर आएगा 1/6। मतलब आपका जितना वेट अर्थ पे है, ठीक है, उसका 1/6 आपका वेट कहां पे आएगा, मून पे। तो वेट आपका चेंज होगा मून पे, लेकिन मास आपका वही रहेगा। वेट क्यों चेंज होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे चेंज होता है, लेकिन मास तो वही रहेगा। यहां पे 1/6 ऑफ जी है, तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मास कांस्टेंट है एंड वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी के है। ठीक हो गया, ये सिंपल कंसेप्ट है। इस पे भी 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में बताऊंगा हिंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। मास 10 kg, अर्थ पे कितना वेट होगा, जल्दी से मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 98 kg, सॉरी 98 न्यूटन। सॉरी, जब मैंने आपको बोला कि ये वेट जो है, मैं 4 बताना भूल गया, ये वेट क्या है, फोर्स है,
तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, मास का यूनिट केजी है, वेट का यूनिट न्यूटन ही है। Second question 10.5. An object 10 Newton when measured on the surface of Earth. What would be its weight when measured on the surface of Moon? भाई यार सिंपल है, यहाँ पे 10 निकला इसका वेट, यहाँ पे 10 निकला इसका वेट अर्थ पे, मून पे कितना निकलेगा, 10/6 है यार, सिंपल है। 10/6 करोगे तो आपको 1.67 न्यूटन इसका वेट आएगा, कहां पे, मून पे। तो हो गया ये भी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी कंसेप्ट अभी तक वो वाला नहीं था जिसमें रॉकेट साइंस यूज होता है, या जिसमें कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझने के लिए आपके माइंड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। सब सिंपल है, सिंपल वे से देखोगे, सिंपल वे से समझोगे तो याद रहेगा और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। होप करता हूं कि आज का आपको सब समझ में आ गया होगा, ग्रेविटी, देखिए वेट, मास एंड जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। बाकी आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको ये सब जाके अपने टेक्स्ट से पढ़ना है एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप नए हैं, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एटसेट्रा, एंड हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है आपको। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर